नमस्कार सीएसके न्यूज़ में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज 12 सितंबर हो गए जो फटाफट ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के आ रही है। दोस्तों बड़ी खबर निकल के आ रही है जहां पर तनाव पर चीन और भारत सीमा पर एक बार फिर से बढ़ा तनाव। फिंगर एरिया में 500 मीटर की दूरी पर आमने सामने हुए भारत और चीन की सेनाएं एक बार फिर से टकराहट बढ़ गया। दोगले चीन एक तरफ शांति की बात तो दूसरी तरफ सैन्य को सेनाओं को और तैनात कर रहा है। चीन जानेंगे इसके बारे में और बीच अगली बड़ी खबर जानेंगे जहां पर आपको बता दें कि चीन अमेरिका विवाद यानी दुनिया के लिए बहुत भयंकर खतरा। विश्व बैंक के पूर्व प्रमुख ने किया बड़ा भविष्यवाणी और बड़ा दावा किया आने वाले समय में बहुत बड़े परिणाम इसके विध्वंसक हो सकते हैं। इस बीच तीसरी बड़ी खबर जानेंगे जहां पर आपको बता दें कि चीन की घुसपैठ से परेशान जापान ने भी भारत से मांगी मदद। भारत के साथ मदद करने की भी अपील बात कीजिए, भारत के साथ भी रहेगा और भारत की मदद भी मांग रहा चीन। तो ये जापान चीन के खिलाफ एकजुट होने का ऐलान किया। तो वहीं अक्टूबर में फ्रांस से आ रहे 5 और राफेल विमान पूर्वोत्तर में चीन के J-20 के लिए बनेंगे काल। वहीं पाकिस्तान में SCO समिट में रूस ने दिखाई आंख तो इमरान सरकार ने हुआ बैकफुट, भारत के खिलाफ आग उगल रहा था। सब कुछ खबरें जानेंगे लेकिन उससे पहले छोटा सा निवेदन, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब की लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आप भी मानते हैं कि मोदी सरकार कोरोना से न केवल निपटने में पूरी तरीके से सफल होगी बल्कि आने वाले समय में चीन को भी मुंहतोड़ जवाब देने में पूरी तरीके से सक्षम होगी, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके अपना समर्थन दर्ज करें। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, आपको बता दें बिग ब्रेकिंग जहां पर तनाव और बढ़ गया है। फिंगर एरिया में 500 मीटर की दूरी पर आमने सामने हुई भारत और चीन की सेनाएं। जी हाँ, दरअसल भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर है। बातचीत के कई दौर हो चुके हैं लेकिन तनाव घटने का नाम नहीं ले रहा है। एक तरफ चीन के विदेश मंत्री शांति की बात कर रहे हैं तो दूसरी तरफ भारतीय PLA यानी पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी चीनी सेनाएं एक बार फिर से टकराहट की स्थिति में हो रही हैं। यही कारण है कि आपको बता दें कि भारतीय सीमा में अतिक्रमण करने की लगातार कोशिश के बीच कल शाम को अचानक एक बार फिर से भारतीय सेना और चीनी सेना आमने सामने हो गई हैं और तनाव चरम पर पहुंच गया। आपको बता दें कि दोनों सेनाएं खास करके चीनी सेना भारत की तरफ आगे बढ़ रही थी और भारत के एरिया से आगे निकल रही थी। इसी का विरोध भारतीय सेनाओं ने मुंहतोड़ जवाब दिया और फिलहाल चीन को पीछे हटना पड़ा। लेकिन जिस तरीके से ये घटनाएं हो रही हैं ऐसे में दिखाता है कि 4-5 घंटे पहले चीन में रूस में विदेश मंत्री, दोनों देशों के विदेश मंत्री मुलाकात करते हैं और उसके 5 घंटे बाद ही फिर से चीन की ये हिमाकत कि वो भारत की तरफ कदम बढ़ानी शुरू कर दे रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि चीन का परमानेंट केवल एक इलाज है और वो है युद्ध, और चीन के खिलाफ अब युद्ध छेड़ना ही पड़ेगा। और अगर आप भी इस बात से सहमत हैं तो कमेंट के माध्यम से आप अपनी सुझाव दें। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि भारत चीन में तनातनी के बीच 2 देश बड़े देशों ने दी ड्रैगन को चेतावनी। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि मॉस्को में भारत और चीन के विदेश मंत्रियों के बीच करीब 2.5 घंटे तक चली बातचीत के बावजूद दोनों देशों में तनाव अभी भी गहरा बना हुआ है। दोनों देशों की सेनाएं लद्दाख में हथियार और गोला बारूद के साथ 300 मीटर की दूरी पर आमने सामने आ खड़ी हुई। इस बीच जापान और ताइवान ने अपने देशों की हवाई सीमा का उल्लंघन करने पर चीन को कड़ी चेतावनी जारी की है। ताइवान के उपराष्ट्रपति लाई चिंगटे ने कहा है कि चीन लाइन को क्रॉस न करे और अपने फाइटर जेटों को ताइवान की हवाई सीमा का उल्लंघन करने से रोके। इस बीच चेतावनी दी गई है कि ताइवान अपनी हवाई सीमा की रक्षा के लिए एयर डिफेंस जोन बना रहा है। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि जिस तरीके से भारत के बीच टकराहट आ रहा है ऐसे में जापान ने भी एक चेतावनी भरे लहजे में चीन से बात की है। और इसके साथ ही जापान के साथ आपको बता दें कि जापान ने भारत की तरफ से भी मदद मांगी है, जानेगी इसके बारे में। लेकिन आपको बता दें कि अभी युद्ध टला नहीं है क्योंकि आपको बता दें कि 5 समझौते में चीन ने युद्ध को लेकर कोई भी बातें नहीं कही है। ऐसे में टकराहट बढ़ सकती है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। चीन अमेरिका विवाद यानी दुनिया के लिए बेहद बड़ा खतरा, विश्व बैंक के पूर्व प्रमुख का दावा। दरअसल आपको बता दें कि विश्व बैंक के पूर्व अध्यक्ष रॉबर्ट रियलिक ने चेतावनी दी है कि अगर मौजूदा संकट से निपटने के लिए दोनों देश साथ मिलकर काम नहीं किए तो दुनिया भर में 1900 के दौर में पहुंच जाएगी। रॉबर्ट जेलवी ने अमेरिका और चीन के बीच तकरार को वैश्विक अर्थव्यवस्था के उभरने के लिए गंभीर खतरा बताया है। आपको बता दें कि जो इलेक अमेरिका के सबसे वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों में से एक हैं। वो अमेरिका के 6 राष्ट्रपतियों के सलाहकार रहे हैं। उन्होंने BBC से कहा है कि सिर्फ आपसी सहयोग से ही वैश्विक अर्थव्यवस्था मंदी से उभर सकते हैं। अमेरिका के विदेश उप मुख्यमंत्री भी रह चुके जेल्फिक कहते हैं कि उनकी सबसे बड़ी चिंता अमेरिका और चीन के बीच बढ़ रहे तनाव को है। अगर अमेरिका और चीन के बीच तनाव बढ़ा तो ये बेहद विध्वंसक और खतरनाक होगा।
जिससे पूरी दुनिया एक बार फिर से तबाह होगी और 19वीं सदी से पहुंच जाएगी। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि चीन की घुसपैठ से परेशान जापान ने भारत से मांगी मदद। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि चीन अपने ज़्यादातर पड़ोसियों के खिलाफ विस्तारवाद की नीति अपनाए हुए है। इसको लेकर दुनिया की उस पर कड़ी नज़र है। ताइवान, फ़लस्तीन, भारत और जापान भी पूरी तरीके से ड्रैगन के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। ऐसे में चीन की घुसपैठ से परेशान अपने जापान ने भारत से मदद की गुहार लगाई है। पूर्वी चीनी सागर ने भी चीनी युद्धपोत की बढ़ती संख्या के साथ जापान ने भी भारत के साथ सहयोग बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। जापान के रक्षा मंत्री तारो गोना ने कहा है कि फिलहाल चीन जापान की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा बन गया था। जापानी विदेश मंत्री ने कि ये बयान ऐसे समय में आया है जब भारत और चीन के बीच तनाव चरम पर बना हुआ है। ऐसे में आपको बता दें कि इस तरीके की आक्रामकता खास करके भारत से मदद मांगने का मतलब, अभी 2 दिन पहले प्रधानमंत्री शिंजो आबे से पीएम मोदी की बात हुई थी। ऐसे में बेहद कूटनीतिक चाल इसमें लग रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। अक्टूबर में फ्रांस से आ रहे 5 और राफेल विमान। पूर्वोत्तर में चीन के J-20 के बनेंगे काल। जी हाँ, दरअसल चीन से तनाव के बीच भारतीय वायुसेना की सामरिक ताकत और बढ़ने जा रही है। अगले महीने यानी अक्टूबर में 5 और राफेल विमान भारत आने वाले हैं। इन विमानों को पश्चिम बंगाल में स्थित कल्लई कुंडा एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात किया जाएगा, जो चीन से लगती पूर्वी सीमा के रखवाली करेंगे। इधर राफेल विमान के पहले बैच की बीते गुरुवार को भारतीय वायुसेना में आधिकारिक रूप से शामिल कर दिया है। और आपको बता दें कि अक्टूबर में 5 और राफेल आने से चीन की टेंशन और बढ़ गई और J-20 के काल के रूप में काम करेगा। हम चलते हैं अगली अपडेट। पाकिस्तान SCO समिट में कश्मीर मुद्दा उठाना चाहता था। पुतिन ने इमरान को दिखाई आंख और बदल गया इमरान खान का वो नज़रिया। दरअसल बुजुर्गों ने खूब कही है कि रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। अगर इस कथन को पाकिस्तान के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो ये तो कुछ यूँ होता है, जिन्ना रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर कश्मीर न जाए। जी हाँ, दरअसल कश्मीर पाकिस्तान के लिए टानिक समान है, जिसके बल पर कई दशक तक पाकिस्तान की रोजी रोटी का जुगाड़ हुआ है। लेकिन अब स्थिति कुछ ऐसी हो चुकी है कि पाकिस्तान कश्मीर का राग भी जहां अलाप रहा है उसे मुंह की खानी पड़ रही है। हाल ही में आपको बता दें दोस्तों, SCO समिट हुई थी। SCO समिट में एक बार फिर से पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी कश्मीर के मुद्दे को उठाने की कोशिश की, जिसके बाद से रूस के द्वारा करारा झटका लगा। जैसे रूसी दूतावास ने पाकिस्तान को हिदायत दी कि फिलहाल ये मसले, कश्मीर जैसे मसले को SCO समिट में न उठाया जाए, वरना पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं होगी। और रूस के प्रभाव के बाद पाकिस्तान बैकफुट पे नजर आया। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि दोस्त पाकिस्तान को बचाने उतरा चीन, बोला आतंकवाद को खास देश से ना जोड़े और आतंकवाद के खिलाफ पाकिस्तान ने कार्रवाई की है। जी हाँ, दरअसल आतंकवाद के मुद्दे पर वैश्विक आलोचना का सामना कर रहे पाकिस्तान को बचाने के लिए एक बार फिर से सदाबहार दोस्त चीन सामने आ गया है। उसने कहा है कि आतंकवाद को किसी एक देश से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। पाकिस्तान ने भी आतंकवाद के मुकाबले के लिए काफ़ी प्रयास किए हैं और बलिदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इसकी मान्यता भी देनी चाहिए। आपको बता दें कि भारत अमेरिकी आतंकवाद निरोधी संयुक्त कार्य समूह की 70वीं बैठक और इंडिया US डेजिग्नेशन डायलॉग के तीसरे सत्र के बाद जारी एक संयुक्त बयान में दोनों देशों के आतंकवाद परीक्ष इस्तेमाल और सीमा आतंकवाद पर ये बातें कही। हम चलते हैं अगली अपडेट। कांग्रेस में बड़ा फेरबदल, 23 नेता दरकिनार, गुलाम नबी आज़ाद, आनंद शर्मा और कपिल सिब्बल का कद घट गया। दरअसल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी वर्किंग ने और से सेंट्रल इलेक्शन अथॉरिटी में बड़ा बदलाव किया है। कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए गुलाम नबी आज़ाद, अंबिका सोनी, मोतीलाल वोरा और मल्लिकार्जुन खड़गे को महासचिव पद से हटा दिया है। कांग्रेस के बड़े फेरबदल में 23 नेताओं को दरकिनार कर दिया गया है। सोनिया गांधी के लिए बनाई गई सलाहकार समिति में भी आज़ाद को शामिल नहीं किया गया है। गुलाम नबी आज़ाद और आनंद शर्मा सिर्फ वर्किंग कमेटी के सदस्य रहेंगे। जितिन प्रसाद को बंगाल का प्रभारी बनाया गया है। इस फेरबदल में कपिल सिब्बल का भी कद घट गया है। सोनिया गांधी ने पार्टी मामलों में अपनी मदद के लिए विशेष समिति गठित की है, जिसमें एक एंटनी अहमद पटेल, अंबिका सोनी, केसी वेणुगोपाल, मुकुल वासनिक और रणदीप सुरजेवाला शामिल है। वहीं आशा कुमारी की पंजाब से छुट्टी कर दी गई है। हरीश रावत अब पंजाब के कांग्रेस के प्रभारी
महासचिव का पद संभालने जा रहे हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि कोरोना संक्रमित व्यक्ति को उत्तर कोरिया में एंट्री नहीं, देखते ही गोली मारने के आदेश, अमेरिकी कमांडर का दावा। दरअसल आपको बता दें कि दुनिया भर में कई देशों में कोरोना वायरस का संक्रमण लगातार फैल रहा है। कई देशों में संक्रमण को खत्म करने के लिए वैक्सीन बनाने में जुटा है। वहीं उत्तर कोरिया ने वायरस को फैलने से रोकने के लिए संक्रमित व्यक्ति को गोली मारने के आदेश जारी कर दिया। ऑनलाइन मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक ये दावा अमेरिकी सेना के कमांडर ने किया है। कमांडर का कहना है कि उत्तर कोरिया के अधिकारी ने कोरोना वायरस संक्रमित शख्स के चीन से देश में अंदर आने से रोकने के लिए शूट टू किल यानी देखते ही गोली मारने का आदेश जारी कर दिए। आपको बता दें कि उत्तर कोरिया ने अभी तक देश में एक भी कोरोना केस की पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन हाल ही में उत्तर कोरिया में कोरोना के मामले शुरू हो चुके हैं। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। चाइनीज़ ऐप टिकटॉक को जरा भी छूट नहीं देगी अमेरिका, 15 सितंबर को पूर्णतः कर देगी बैन। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक अब अमेरिका में भी बैन होने के कगार पे है। आगामी 15 सितंबर तक टिकटॉक को अमेरिका में अपना स्वामित्व बेचना होगा अथवा कारोबार समेटकर वहां से लौटना होगा। जी हाँ, दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने टिकटॉक ऐप के लिए निर्धारित समय सीमा को बढ़ाने से इनकार कर दिया है। इसमें तय हो गया है कि अब भारत की तरह टिकटॉक ऐप अमेरिका में भी कुछ दिनों का ही मेहमान बचा है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा झटका देते हुए कहा है कि हम टिकटॉक के लिए समय सीमा को नहीं बढ़ाने जा रहे हैं। उन्होंने पुरानी डेडलाइन को दोहराते हुए कहा कि आगामी 15 सितंबर तक कंपनी या तो स्वामित्व बेच दे या फिर कोरोना इस कारोबार को अपना समेटकर अमेरिका से बाहर चली जाए, देश तत्काल छोड़ दे। ये बड़ी खबर निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली बड़ी अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि अरुणाचल प्रदेश में लापता हुए 5 युवकों को शनिवार को छोड़ेगी चीन। आज छोड़ सकती है। दरअसल केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि अरुणाचल प्रदेश से लापता हुए 5 युवकों को चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी शनिवार को भारतीय अधिकारियों को सौंप सकती है। पीएलए ने मंगलवार को कहा था कि 4 सितंबर को अपर सुबनसिरी जिले में भारत चीन सीमा से लापता हुए 5 युवक उन्हें सीमा पार मिले थे। रिजिजू ने शुक्रवार को ट्वीट करके कहा कि चीन की पीएलए ने भारतीय सेना से इस बात की पुष्टि की है और अरुणाचल प्रदेश के युवक को हमें सौंप देंगे। उन्हें कल 12 सितंबर को किसी भी समय के एक निर्दिष्ट स्थान पर सौंपा जा सकता है। ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हम चलते हैं अगली अपडेट। राम मंदिर की बुनियाद के लिए खुदाई का कार्य शुरू, 24 घंटे में हो जाएगा एक और पिलर का निर्माण। दरअसल राम जन्मभूमि मंदिर टेस्ट फाइलिंग का कार्य शुरू हो चुका है और इसके तहत राम जन्मभूमि मंदिर के लिए एक पिलर का भी निर्माण होगा। राम मंदिर के एक पिलर का निर्माण 24 घंटे में हो जाएगा। एक पिलर का निर्माण कर उसकी गुणवत्ता और भार क्षमता का परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण में 1 माह का समय लगेगा। परीक्षण के बाद 11 से 99 अन्य पिलर्स का काम 15 अक्टूबर के बाद शुरू होगा। बुनियाद की खुदाई का काम शुरू होने से पहले मशीनों की पूजा की गई, जिसके बाद काम शुरू हुआ। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं, लेकिन कमेंट के माध्यम से बोलो जय जय श्री राम। हम चलते हैं अगले अपडेट। सोमवार से शुरू होगा संसद का मानसून सत्र। सरकार ने सूचीबद्ध किए 23 नए विधेयक। जी हाँ, सरकार ने सोमवार से शुरू होने वाले संसद के मानसून सत्र के दौरान पेश किए जाने वाले 23 नए विधेयक सूचीबद्ध किए गए हैं। 11 संबंधित अध्यादेशों का स्थान लेंगे। वहीं सरकार ने 18 दिनों के लिए सत्र के दौरान जिन अध्यादेशों को विधेयक के रूप में पारित करने की योजना बनाई, उनमें से एक स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा की रोकथाम से जुड़े कदमों से संबंधित अध्यादेश है। इस अध्यादेश में कोविड-19 से मुकाबले के दौरान तैनात स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा और उन्हें परेशान करने के कार्यों और गैर जमानती अपराध का करार दिया है। इस अध्यादेश में अधिकतम सजा 7 साल कारावास और 5 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान है, जिसमें डॉक्टरों, नर्सों और आशा कर्मियों सहित स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा का भी प्रावधान किया गया है। एक अन्य अध्यादेश 1 अप्रैल 2000 से 1 वर्ष के लिए सांसदों के वेतन में 30% की कटौती करने से जुड़ा है। इसके स्थान पर भी एक विधेयक लाया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जहाँ पर आपको बता दें कि फिलहाल अध्यादेश आने के बाद अब एक बार फिर से कई ऐसे अध्यादेश कानून इसमें हैं, जिसमें आने वाले समय में कश्मीर समेत तमाम भाषाओं को लेकर भी इसी संसद सत्र में पास कराए जा सकते हैं। जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर भी अध्यादेश हो सकते हैं। हम चलते हैं, अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें बिग ब्रेकिंग, जहां पर प्रत्याशियों के आपराधिक इतिहास के प्रचार को लेकर चुनाव आयोग ने किए कड़े नियम। जी हाँ, भारतीय निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा उनके आधिकारिक इतिहास की सार्वजनिक करने को लेकर संशोधित दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। शुक्रवार को जारी इन दिशा निर्देशों में प्रत्याशियों के साथ उन्हें चुनावी मैदान में उतारने वाली पार्टी को भी कुछ नियमों का पालन करने के लिए कहा गया है। चुनाव आयोग ने यह फैसला बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले लिया है, इससे पहले आयोग ने अक्टूबर 2018 में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों, उन्हें खड़ा करने वाले दलों के लिए
अनिवार्य करने का निर्देश दिया था। विज्ञप्ति भी जारी की गई थी। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बिग ब्रेकिंग निकल के आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि फिर चला योगी सरकार का बुलडोजर। अब अतीक अहमद के भांजे का अवैध निर्माण पूरी तरीके से ध्वस्त। यूपी की योगी सरकार का प्रदेश के बड़े अधिकारियों और माफियाओं के खिलाफ एक्शन लगातार जारी है। इस कड़ी में प्रयागराज के बाहुबली पूर्व सांसद अतीक अहमद की अवैध और बेनामी संपत्तियों के खिलाफ भी लगातार जब्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। बाहुबली पूर्व सांसद इन दिनों गुजरात के अहमदाबाद जेल में बंद है। अतीक अहमद की आर्थिक रूप से कमर तोड़ने के लिए उनकी अपराध की अर्जित की गई कई अवैध और बेनामी संपत्तियों के खिलाफ जहां पुलिस और प्रशासन की कार्रवाई अभी चल रही है, वहीं अतीक अहमद के करीबियों की अवैध संपत्तियों को भी कुर्क करने का प्रशासन ने मुहिम तेज कर दी है। हम चलते हैं अगली अपडेट लेते हैं। बिहार इलेक्शन गठबंधन को तगड़ा झटका। आरजेडी के सीनियर नेता भोला राय कांग्रेस के 2 एमएलए जेडीयू में शामिल। जी हाँ, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले गठबंधन महागठबंधन को बड़ा झटका लगा है। आरजेडी और कांग्रेस के नाम चेहरों ने जेडीयू का दामन थाम लिया है। आपको बता दें कि आरजेडी नेता भोला राय जेडीयू में शामिल हो गए हैं। इसके साथ ही कांग्रेस विधायक सुदर्शन और पूर्णिमा यादव ने भी जेडीयू की सदस्यता ले ली है। इसके साथ ही रालोसपा प्रवक्ता अभिषेक झा भी जेडीयू में शामिल हो गए हैं। सभी ने जेडीयू की प्राथमिक सदस्यता ग्रहण की है। भोला राय, सुदर्शन और पूर्णिमा यादव को सांसद लल्लन सिंह ने सदस्यता दिलाई है। इस दौरान मंत्री अशोक चौधरी, नीरज कुमार, अजय आलोक भी मौजूद रहे। वहीं आरजेडी नेता पंची राय भी जदयू में शामिल हो गई हैं। वहीं सांसद लल्लन सिंह ने कहा है कि सभी का जदयू में हार्दिक स्वागत। भोला राय 3 बार आरजेडी के विधायक रह चुके हैं। हम चलते अगली अपडेट लेते हैं। आपको बता दें कि ममता बनर्जी का उदाहरण दे बिहार वालों से बोले फडणवीस एनडीए को ही जिताना है और बिहार में एक बार फिर से नीतीश सरकार बनाना है। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि देवेंद्र फडणवीस बीजेपी प्रभारी बिहार के बनाए गए हैं। इस बीच आपको बता दें कि बीजेपी प्रभारी के बीच फडणवीस कल बिहार पहुंचे थे, जहां पर देवेंद्र फडणवीस ने स्पष्ट तरीके से एक बार फिर से बिहार में नीतीश सरकार की बात कही है और लोगों से जिताने की अपील की है। हम चलते हैं अगली अपडेट कोरोना की नज़र डाल लेते हैं एक नज़र में, जहां पर दुनिया भर में कोविड-19 देश भर में कोविड-19 के आंकड़े 46,53,000 के आंकड़े पार कर गए। जी हाँ, 46,53,455 कन्फर्म केसेज पिछले 24 घंटे में 93,000 के आंकड़े पार कर गए। स्वस्थ मृतकों की संख्या 77,000 के आंकड़े पार कर गए, जबकि स्वस्थ होने वालों का आंकड़ा 36,16,329 हो गई है। वर्तमान में एक्टिव केसेज 9,59,000 करीब हो चुके हैं। चलते हैं दुनिया भर में कोविड-19 के आंकड़े लेते हैं। दरअसल 2,82,00,000 के आंकड़े पार कर गए, जबकि 9,10,000 करीब लोगों की मौत हो गई है। यूनाइटेड स्टेट में 64,16,000 कन्फर्म केसेस, तो 1,91,000 करीब लोगों की मौत हो गई है। इंडिया में 46 लाख के आंकड़े पार कर गए, तो 76,000 करीब लोगों की मौत, जबकि ब्राज़ील में 42,39,000 कन्फर्म केसेस, तो 1,30,000 करीब लोगों की मौत। दुनिया भर के कोविड-19 के आंकड़े। तो दोस्तों फिलहाल बड़ी खबर में इतना ही, लेकिन अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट के माध्यम से आप अपनी राय देना ना भूलें। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।